रमेश खन्ना पिछले 3 हफ्तों से कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जिसे वे नाम नहीं दे पा रहे थे। यह कोई ठोस बात नहीं थी, न रसोई में कोई गलती, न फर्श पर कोई दाग, न कोई शिकायत, न देरी। यह लक्ष्मी में कुछ था, जैसे किसी खुली खिड़की से धीरे धीरे बुझती मोमबत्ती की लौ, बिना किसी शोर के, जब तक कि लौ लगभग गायब न हो जाए। सबसे पहले उनके हाथ थे। रमेश ने एक सोमवार की सुबह तीनों बच्चों को नाश्ता परोसते हुए लक्ष्मी को देखा और रसोई के दरवाजे पर रुक गए, क्योंकि लक्ष्मी के हाथ लाल, फटे हुए थे। पोरों की त्वचा टूटी हुई थी, जैसे उन्हें घंटों बर्फीले पानी में डुबोए रखा गया हो। उन्होंने हमेशा की तरह सटीकता से तीनों फलों की प्लेटें परोसीं। अर्जुन के लिए केले के स्लाइस, भास्कर के लिए कटे हुए सेब, इमली के लिए बिना बीज का आम। लेकिन चम्मच छोड़ते समय उनके हाथ कांप रहे थे और उंगलियां किसी दर्दनाक चीज की तरह अकड़ जाती थीं। फिर उनकी आंखें आईं, वह थकान जो लक्ष्मी में हमेशा थी। एक काम करने वाली महिला की सामान्य थकान। सुबह 6 बजे से यह कुछ और बन गई थी, कुछ अधिक गहरी, अधिक काली, एक ऐसे नील के रंग की जो ठीक नहीं हो रही थी। आंखें चेहरे में ऐसे धंस गईं मानो खोपड़ी उनके बचे हुए हिस्से को सोख रही हो। और कपड़े, वर्दी के नीचे वही कपड़े, हमेशा वही, एक ग्रे ब्लाउज और काले पैंट जो हर हफ्ते बड़े लगते जा रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी उनमें सिकुड़ती जा रही थी, जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां खोता कोई पेड़। रमेश ने कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता नहीं था कि क्या कहें। आप उस महिला से कैसे पूछते हैं जो आपका घर साफ करती है कि क्या वह ठीक है? किन शब्दों में, किस अधिकार से? वह उसे एक अच्छा वेतन देते थे, ऐसा उन्हें लगता था, और वह समय पर आती थी और समय पर चली जाती थी, और तीनों बच्चे नहाए हुए और खिलाए हुए होते थे और घर बेदाग रहता था। और यही सब रमेश को जानना जरूरी था, या जानना चाहते थे, या जानने की इजाजत थी। यह एक गुरुवार को सुबह 11 बजे था, जब लक्ष्मी के शरीर ने फैसला किया कि अब वह और नहीं सह सकती। वह इमली के लिए दूध की बोतल तैयार कर रही थी। तीनों बच्चे 4 साल के थे, और इमली अभी भी दोपहर की झपकी से पहले गुनगुना दूध पीती थी, क्योंकि वह तीनों में 11 मिनट छोटी थी। और लक्ष्मी जानती थी कि गुनगुना दूध उसे बेहतर सुलाता है, भले ही किसी ने उसे यह जानने या याद रखने के लिए नहीं कहा था, या उस सटीक तापमान पर बोतल तैयार करने के लिए जिसे इमली पसंद करती थी। लक्ष्मी स्टोव के सामने खड़ी थी, एक हाथ से दूध हिला रही थी, जबकि दूसरे हाथ से काउंटर के किनारे को पकड़े हुए थी, क्योंकि उसकी टांगें सुबह से कांप रही थीं, और रसोई का फर्श उसके नीचे ऐसे हिल रहा था मानो घर किसी नाव पर हो। पहले दूध की बोतल गिरी, फिर घुटने, फिर पूरा शरीर। लक्ष्मी के फर्श पर गिरने की आवाज सूखी, बिना किसी सहारे की थी। किसी के गिरने की आवाज जिसने अपने हाथों को आगे नहीं किया, क्योंकि शरीर में खुद को बचाने की ताकत भी नहीं बची थी। दूध टाइलों पर फैल गया, बोतल मेज के पैर तक लुढ़क गई, और लक्ष्मी राख के रंग के चेहरे के साथ फर्श पर पड़ी थी, और उसकी वर्दी 31 साल की किसी भी महिला के वजन से कम वजन वाले शरीर को ढके हुए थी। रमेश ने उसे 40 सेकंड बाद पाया। वह हाथ में फोन और बगल में झापूपन की सुपरमार्केट इन्वेंट्री फाइल लेकर डेस्क से आ रहे थे। और जब वह रसोई में घुसे और लक्ष्मी को फर्श पर फैली हुई दूध की सफेद झील के साथ देखा, तो उन्होंने सब कुछ गिरा दिया। वह घुटनों के बल बैठ गए, उनका माथा छुआ, वह ठंडा था। उन्होंने कलाई पर नाड़ी टटोली, वह वहां थी, कमजोर, अनियमित, किसी चीज की नाड़ी, चलने वाली चीज की नाड़ी, लेकिन जो छोड़ने वाली थी। उन्होंने डॉक्टर एलिसोंडो को बुलाया, उनसे तुरंत आने को कहा। लक्ष्मी को उठाकर लिविंग रूम के सोफे पर रखा, और उसे उठाते ही उनके सीने में कुछ कस गया जिसे वे पहचान नहीं पाए। वह लगभग कुछ नहीं थी, वह 10 साल के बच्चों जितना वजन रखती थीं, न कि वयस्क महिलाओं जितना। डॉ एलिसोंडो 20 मिनट में पहुंचे। उन्होंने सोफे पर स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर से उनकी जांच की, और पियानो की चाबियों की तरह वर्दी के नीचे उभरी हुई पसलियों पर उंगलियां दबाईं। उन्होंने खून का नमूना लिया, उनके फटे हाथों की जांच की, अंगूठे से पलकें उठाईं, और एक छोटी टॉर्च से पुतलियों को देखा। और जब उन्होंने समाप्त किया तो वह उठे, रमेश को इशारा किया कि वे लिविंग रूम से बाहर निकलें, और गलियारे में उनसे धीमी आवाज में कहा, उस आवाज में जो डॉक्टर उन खबरों को देते समय इस्तेमाल करते हैं,
जिन्हें उन्हें नहीं देना चाहिए। गंभीर कुपोषण और हाइपोथर्मिया की शुरुआत। रमेश, यह महिला खाना नहीं खा रही है और उसके हाथों की स्थिति और उसके मूल तापमान के आधार पर मैं आपसे गंभीरता से पूछता हूं, क्या यह महिला सड़क पर सो रही है? रमेश ने उन्हें बिना समझे देखा। यह असंभव है डॉक्टर। मैं उन्हें हर 15 दिन में उनका पूरा वेतन देता हूं। डॉ. एलिसोंडो ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने स्टेथोस्कोप को अपने बैग में रखा, मेज पर कुछ निर्देश छोड़े और चले गए। और रमेश अपने लोहे के गेट वाले महल के गलियारे में खड़े रहे, लिविंग रूम की ओर देखते रहे, जहां लक्ष्मी दूध से सने वर्दी में सोफे पर सो रही थी और वही पुराना कोट पहने हुए थी जिसे वह कभी नहीं उतारती थी, उसे कंधों पर ढके हुए थी। वही कोट जो वह मई के मध्य में पहनती थी जब गर्मी होती थी, जिसे वह हमेशा पहनती थी जैसे वह कुछ छिपा रही हो या जैसे कोट तापमान से अधिक महत्वपूर्ण हो। और पहली बार लक्ष्मी को काम पर रखे हुए 3 साल में रमेश खन्ना ने वह सवाल पूछा जो उन्हें पहले दिन पूछना चाहिए था, जो महिला मेरे बच्चों की देखभाल करती है वह कैसे रहती है? रमेश उस रात, अगली रात और उसके बाद वाली रात भी ठीक से नहीं सोए। डॉक्टर का सवाल उनके दिमाग में एक ऐसी गूंज की तरह बस गया जो बंद नहीं होती थी। वह महिला सड़क पर सो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वह लक्ष्मी को 15 दिन में 12,000 रुपये देते थे। मुंबई में एक घरेलू सहायक के लिए अच्छा वेतन, एक कमरा, भोजन और परिवहन के लिए पर्याप्त। वह यह जानते थे क्योंकि वह खुद महीने की पहली और 15 तारीख को घर के वेतन पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसी दस्तावेज पर जिस पर लक्ष्मी का पूरा नाम लक्ष्मी देवी और वह राशि दिखाई देती थी जिसे कविता हर 15 दिन में नकद में देती थी। क्योंकि लक्ष्मी का कोई बैंक खाता नहीं था, कविता देती थी। यह वाक्यांश शुक्रवार की रात उनके दिमाग में आया जब वह अकेले डाइनिंग रूम में रात का खाना खा रहे थे, क्योंकि कविता अपनी सहेलियों के साथ एक डिनर पर थीं और तीनों बच्चे सो चुके थे। रमेश ने अपने कांटे को हवा में लटकाए हुए प्लेट को घूरते रहे और वह वाक्यांश घूमता रहा। कविता देती थी। वह वेतन पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, लेकिन पैसा कविता देती थी। उन्होंने कभी लेन देन नहीं देखा था, कभी मौजूद नहीं रहे थे, कभी लक्ष्मी से यह नहीं पूछा था कि क्या उसे वह मिलता है जो उसका हक है, क्योंकि वह क्यों पूछते? उनकी पत्नी ही घर का ध्यान रखती थी। वह अपनी पत्नी पर भरोसा करते थे। शनिवार को लक्ष्मी सुबह 7 बजे आईं। हर शनिवार की तरह उन्होंने नाश्ता तैयार किया, तीनों बच्चों को नहलाया, रसोई को बेदाग छोड़ दिया और दोपहर 12 बजे जब उनकी पाली खत्म हुई तो उन्होंने सर्विस रूम में वर्दी उतारी, ग्रे ब्लाउज और काले पैंट पहने और वही कोट पहना जिसे वह कभी नहीं उतारती थीं, और प्लास्टिक की थैली हाथ में लेकर महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गईं। रमेश ने उन्हें दूसरी मंजिल के डेस्क की खिड़की से निकलते देखा। उन्होंने 30 सेकंड इंतजार किया, एसयूवी की चाबियां उठाईं और उनके पीछे निकल गए। लक्ष्मी ने बांद्रा के आवासीय क्षेत्र की फुटपाथ पर मुख्य सड़क तक 4 ब्लॉक पैदल चलीं। रमेश ने एसयूवी में दूरी बनाए रखी। 3 कार पीछे एक ही समय में खुद को हास्यास्पद और दोषी महसूस कर रहे थे। हास्यास्पद क्योंकि वह 40 साल का आदमी था जो अपनी नौकरानी का जासूस की तरह पीछा कर रहा था, और दोषी इसलिए क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए उनका पीछा करने की जरूरत थी कि वह कैसे रहती हैं। इसका मतलब था कि 3 वर्षों में उन्होंने कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई। लक्ष्मी एक्वाडक्ट एवेन्यू पर स्टॉप पर बस में चढ़ गईं। रमेश ने एसयूवी से उनका पीछा किया। बस शहर के पूर्व की ओर गई, चप्पलता से गुजरी, मिनर्वा से गुजरी, केंद्र से गुजरी और हर किलोमीटर के साथ सड़कें संकरी होती गईं। फुटपाथ टूटे हुए होते गए, मुखौटे अधिक भूरे होते गए। लक्ष्मी ने कैलजाड़ा इंडिपेंडेंस के पास एक स्टॉप पर उतरकर एक और स्टॉप तक 3 ब्लॉक पैदल चलीं, जहां वह दूसरी बस में चढ़ गईं जो दक्षिण की ओर जा रही थी, उन कॉलोनियों की ओर जिन्हें रमेश केवल अखबार की खबरों से जानता था, जब बाढ़ आती थी या जब उन्हें नदी में कोई शव मिलता था। दूसरी बस ने उन्हें अनाल्को कॉलोनी की एक कच्ची सड़क पर उतार दिया। रमेश ने 2 ब्लॉक पीछे एसयूवी पार्क की और उनका पैदल पीछा किया, गड्ढों और गंदे पानी के तालाबों वाले मिट्टी के फुटपाथ पर चलते हुए, और एक नाले की गंध ने उनकी नाक जला दी। लक्ष्मी बिना मुड़े चलीं। प्लास्टिक की थैली उनके पैर से टकरा रही थी और कोट गर्दन तक बंद था।
भले ही दोपहर के 2 बज रहे थे और मई में मुंबई की गर्मी उनकी पीठ पर इस्त्री की तरह पड़ रही थी। वो 10 मिनट, 15, 20 मिनट तक चलीं, जब तक कि सड़क एक कंक्रीट के वायडक्ट पर समाप्त नहीं हो गई, जो नदी मिठी के ऊपर से गुजरता था। एक नदी जो अब नदी नहीं थी, बल्कि कचरे और कीचड़ से भरी एक काली पानी की खाई थी, और उस सब की केंद्रित गंध जिसे शहर फेंक देता है और भूल जाता है। लक्ष्मी ने वायडक्ट पार नहीं किया। वह किनारे पर रुकी, इधर उधर देखा और मिट्टी के किनारे से पुल के नीचे उतर गईं। रमेश एक कंक्रीट के खंभे के पीछे 10 मीटर की दूरी पर रुक गए, और जो उन्होंने वहां से देखा, उससे चीजों को समझने का उनका तरीका बदल गया। पिछले 3 सालों की हर सुबह पुल के नीचे कुचले हुए गत्ते के एक आयत पर जो फर्श बनाने की कोशिश कर रहा था, 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी, लगभग 7 साल की एक लड़की, जिसके बाल कसकर छोटी में बंधे हुए थे, और एक साफ ब्लाउज जो उसे थोड़ा बड़ा था। वह एक उलटे हुए बाल्टी पर बैठी थी और एक छोटे लड़के के बालों में 3 दांत गायब कंघी से कंघी कर रही थी। लड़के की उम्र 5 साल होगी, शायद 6 साल, और वह पुल की कंक्रीट की दीवार से सटा हुआ एक नोटबुक अपने पैरों पर खुला लिए बैठा था, और एक छोटी पेंसिल बिना नोक वाली, जिससे वह कुछ लिख रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति की एकाग्रता से जैसे वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। और एक कोने में, अखबार के पन्नों से ढके एक गत्ते के डिब्बे के अंदर, एक बच्चा सो रहा था। एक बच्चा एक कोट में ढका हुआ था। कोट। रमेश ने उसे समझने से पहले ही पहचान लिया। यह वही कोट था, वही कोट जो लक्ष्मी हर दिन महल में पहनती थी। वह कोट जिसे वह कभी नहीं उतारती थी। वह कोट जिसे घर में हर कोई नौकरानी की एक हानिरहित विचित्रता मानता था। लक्ष्मी और उनका कोट मई में भी नहीं उतारती। वह कोट जो दिन के दौरान लक्ष्मी के कंधों को ढकता था, जब वह फर्श साफ करती थी और बच्चों के लिए बोतलें तैयार करती थी और ट्रिपलेट्स को नहलाती थी, रात में एक बच्चे के शरीर को ढकता था, जो पुल के नीचे एक गत्ते के डिब्बे में सो रहा था। बच्चे लक्ष्मी को देखकर दौड़े, दोनों बड़े। लड़की ने कंघी छोड़ दी, लड़के ने नोटबुक बंद कर दी। वे उस गति से भागे जिस गति से बच्चे घंटों इंतजार करते हैं, और जब वे उस व्यक्ति को देखते हैं जिसका वे इंतजार कर रहे थे, तो वे खुद को रोक नहीं पाते हैं। लक्ष्मी नीचे झुकीं और दोनों को एक साथ गले लगा लिया, कसकर। भूखा आलिंगन, उस व्यक्ति का आलिंगन जो 12 घंटे से अपने प्रियजनों को देखे बिना रहा है, और जो हर बार उन्हें छोड़ते समय नहीं जानता कि क्या वह सब कुछ वैसा ही पाएगा। लड़की पहले अलग हुई। वह एक कोने तक गई जहां पानी से भरी एक बाल्टी और एक प्लास्टिक का कप था, और प्लास्टिक के कप के साथ लौटी। माँ, हमने तुम्हारे लिए नाश्ते की रोटियां बचा रखी हैं, वे नीले बैग में हैं। लक्ष्मी ने पानी लिया, लड़की की चोटी पर हाथ फेरा, और फिर महल से लाई हुई प्लास्टिक की थैली खोली और भोजन के साथ एक स्टायरोफोम कंटेनर निकाला। रमेश ने उसे पहचाना। यह वही दोपहर का भोजन था जो लक्ष्मी हर दिन महल की रसोई में खुद के लिए तैयार करती थी। वह प्लेट जिसे वह दोपहर में परोसती थीं जब ट्रिपलेट्स झपकी ले रहे होते थे। वह प्लेट जिसे रमेश ने सैकड़ों बार रसोई के काउंटर पर देखा। दीस खाओ, बिना यह सोचे कि लक्ष्मी उसे खाती है या नहीं। वह नहीं खाती थी। वह उसे बैग में रखती थी और यहाँ लाती थी। लक्ष्मी ने कंटेनर खोला, एक चम्मच निकाला और पहले नोटबुक वाले बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। फिर लड़की को, चम्मच से चम्मच बांटते हुए, भोजन को उस सटीकता से बांटते हुए जैसे कोई जानता है कि प्रत्येक बच्चा कितना खाता है और पहुंचने के लिए कितना छोड़ना है। और उन्होंने खुद नहीं खाया। उन्होंने एक बार भी चम्मच अपने मुंह तक नहीं लाया। उन्होंने उन रोटियों को तोड़ दिया जो लड़की ने नाश्ते से बचाए थे। रोटियां ठंडी और सख्त थीं, जो दोपहर से प्लास्टिक की थैली में पुल के नीचे थीं, और उन्होंने उन्हें स्टू के शोरबे में भिगोया ताकि वे नरम हो जाएं, और प्रत्येक को एक एक करके दीं। और जब दोनों बच्चों ने खाना समाप्त कर लिया तो लक्ष्मी गत्ते के डिब्बे तक गईं, बच्चे को बिना जगाए सावधानी से उठाया, उसे अपनी छाती से लगाया और चम्मच से शोरबे के बचे हुए हिस्से को पिलाया। छोटे चम्मच जो एक ऐसे बच्चे को दिए जाते हैं जो अभी अभी ठोस आहार खाना शुरू कर रहा है। छोटे चम्मच जिन्हें बच्चा आधा सोया हुआ प्राप्त करता था, आंखें बंद और मुंह पलटाव से खुल रहा था। रमेश खंभे के पीछे खड़े थे। उनका हाथ कंक्रीट पर था
और उनका जबड़ा इतना कसा हुआ था कि उनके दांतों में दर्द हो रहा था। जो वह देख रहे थे वह गरीबी का दृश्य नहीं था, यह एक व्यवस्था थी, अस्तित्व का एक संगठित तंत्र जो कुछ ऐसा था जो कई बार दोहराया गया था, उसकी सटीकता के साथ काम कर रहा था। बचाई गई रोटियां, बाल्टी में पानी, क्रम से बांटा गया भोजन, अंत में बच्चा। एक ऐसी व्यवस्था जिसे लक्ष्मी ने पुल के नीचे 3 बच्चों को जीवित रखने के लिए बनाया था, जबकि वह एक महल में 12 घंटे काम कर रही थीं, जहां उन सबको हर चीज की कमी थी जिसकी उन्हें कमी थी। और फिर रमेश ने विवरणों को देखा, वे विवरण जिन्होंने उन्हें भूख से और गत्ते के डिब्बे से और कोट से अधिक दर्द दिया। उन्होंने बच्चों के कपड़े देखे, साफ, नए नहीं, सुंदर नहीं, लेकिन साफ। लड़की के ब्लाउज की कोहनी पर हाथ से सिला हुआ एक पैच था, लड़के के पतलून के घुटने पर मरम्मत की गई थी। बच्चे के कपड़े छोटे और फीके थे, लेकिन वे साफ और सूखे थे। कोई उन कपड़ों को धोता था, कोई उन्हें सुखाता था, कोई उन्हें मोड़ता था, कोई उन 3 बच्चों की गरिमा बनाए रखता था जो सड़क पर ऐसे रहते थे जैसे वे घर में रहते हों। उन्होंने कोने की ओर देखा, पुल की दीवार के पास। वहां अंदर किताबें रखीं, एक कपड़े की थैली थी, उनके किनारे बाहर निकले हुए थे, घिसे हुए थे, कोने मुड़े हुए थे, लेकिन आकार के अनुसार व्यवस्थित थे। वहां 3 छोटी पेंसिलें और एक शार्पनर के साथ एक खुली पेंसिल केस थी। गत्ते पर नमी से बचाने के लिए एक पारदर्शी प्लास्टिक फैला हुआ था। वहां एक ढक्कन वाला डिब्बा था जिसमें वे शायद चूहों को रोटियां खाने से रोकने के लिए रखते होंगे। लक्ष्मी अपने बिना खाए भोजन से अपने बच्चों को खिला रही थीं। उन्होंने अपने बच्चे को सोने के लिए अपना कोट दे दिया था। वह कहीं ऐसी जगह कपड़े धोती थीं जिसकी रमेश कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह उनके लिए किताबों को व्यवस्थित रखती थीं और पेंसिलें तैयार रखती थीं और होमवर्क समय पर कराती थीं। वह एक पुल के नीचे रहती थीं और एक ऐसे घर की संरचना बनाए रखती थीं जहां कोई घर नहीं था। और वह हर सुबह 7 बजे बांद्रा के महल में आती थीं, वर्दी धोई हुई और एक शर्मीली मुस्कान और फटे हाथों के साथ, यह सोचे बिना कि वह कहां से आती है या कहां जाती है। रमेश खंभे से टिक गए, आंखें बंद कर लीं और कुछ ऐसा महसूस किया जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जो 3 साल की शर्म जैसा था, इस तथ्य से गुणा किया गया कि उन्होंने कभी नहीं पूछा। उस हर नाश्ते से गुणा किया जो लक्ष्मी ने परोसा जबकि उनके बच्चे ठंडी रोटियां खा रहे थे। उस हर रात से गुणा किया जब वह मिस्र के सूती चादरों पर सोते थे, जबकि एक बच्चा एक कोट से ढका हुआ गत्ते के डिब्बे में सो रहा था। उन्होंने अपनी कमीज की आस्तीन से चेहरा पोंछा, मुड़े, और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाले थे, छोटी वाली लड़की ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें खंभे के पीछे उस कपड़े में खड़ा देखा जो उस कॉलोनी का नहीं था, और चेहरा जो उस दुनिया का नहीं था, और उसकी आंखें, गहरे, दृढ़, गंभीर आंखें, एक ऐसी चीज जो उसकी 7 साल की उम्र के अनुरूप नहीं थी, उन पर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह टिकी जो खतरे को घोषित होने से पहले पहचानता है। लड़की उठी, अपने भाइयों के सामने खड़ी हो गई और बिना पलक झपकाए रमेश को देखती रही, मुट्ठियां भींची हुई और चोटी कसी हुई, और एक ऐसी लड़की की मुद्रा जिसने सीखा है कि जब आपके घर के पास अजनबी दिखाई देते हैं, भले ही आपका घर पुल के नीचे हो, वे कभी कुछ अच्छा नहीं लाते। लक्ष्मी ने 3 सेकंड बाद सोफिया को देखा, जो माथेव को गोद में लिए गत्ते पर बैठी थी और शोरबे की आखिरी बूंदें पिला रही थी। जब उन्होंने अपनी बेटी के शरीर में तनाव महसूस किया, उसकी मुद्रा, उसकी मुट्ठियां और ऊपर देखा जहां सोफिया देख रही थी, और जब उन्होंने रमेश खन्ना को वायडक्ट के खंभे के पीछे खड़ा देखा, अपने ड्रेस शर्ट और चमड़े के जूतों में, और एक ऐसे आदमी के चेहरे के साथ जिसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा है जिसे वह संसाधित नहीं कर सकता है, तो उसके चेहरे का रंग ऐसे चला गया जैसे पानी नाली से बह जाता है। वह माथेव को गोद में लिए गत्ते से उठी। बच्चा हरकत से जाग गया और एक नरम आवाज निकालने लगा। रोना नहीं, बल्कि शिकायत। 1.5 साल के बच्चे की शिकायत जो सो रहा था और अब महसूस कर रहा था कि उसकी मां के शरीर में कुछ बदल गया है। तनाव, कांपना, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि बच्चा उसे अपने कान के पास महसूस कर सकता था। सर, लक्ष्मी ने कहा,
और शब्द डर से टूटा हुआ निकला। उस व्यक्ति का पूरा डर जिसने अभी अभी सब कुछ खो दिया है, वह रहस्य जिसने सब कुछ संभाला हुआ था। सर, कृपया मुझे निकाले नहीं। मैं जानती हूं मुझे आपको बताना चाहिए था। मैं जानती हूं मुझे कहना चाहिए था कि मेरे बच्चे हैं और हम रहते हैं, कि हम जीवित हैं। उसकी आवाज टूट गई। आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं, क्योंकि उसने माथेव को एक बाह में पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ सामने फैला हुआ था, जैसे वह अपनी खुली हथेली से उस चीज को रोक सकती थी जो होने वाली थी। अगर आप जानते हैं कि मैं ऐसे रहती हूं, तो आप सोचेंगे कि मैं एक बुरी मां हूं, कि मैं आपके बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती अगर मैं अपनी देखभाल नहीं कर सकती। और मुझे इस नौकरी की जरूरत है सर। यह एकमात्र चीज है जो मेरे पास है। अगर आप इसे मुझसे ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। रमेश ने जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वह कर नहीं सकते थे। उनका जबड़ा जाम था और उनकी आंखें लक्ष्मी के सामने किसी चीज पर टिकी थीं। किसी चीज ने उनका ध्यान तब खींचा था जब लक्ष्मी बोलना शुरू करने वाली थी, और अब उनकी चेतना का सारा स्थान ले लिया था। सोफिया, लड़की रमेश और अपने भाइयों के बीच खड़ी थी। उसके नंगे पैर नम मिट्टी पर थे और उसकी भुजाएं उसके किनारों पर थोड़ी खुली थीं। 7 साल की बच्ची की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने सीखा है कि जब खतरा होता है तो पहली चीज जो की जाती है वह खुद को उस चीज और उस चीज के बीच रखना है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं। उसके पीछे एकलव्य कंक्रीट की दीवार से सटा हुआ नोटबुक को छाती से लगाए और आंखें चौड़ी किए हुए, रमेश को एक बच्चे की तरह अचल देखते हुए, जो सीख गया है कि जब कोई अजनबी आता है तो सबसे अच्छी बात है हिलना नहीं। और पीछे उस गत्ते के डिब्बे में, जिसमें अब बच्चा नहीं था, अखबार पर सिकुड़ा हुआ कोट किसी ऐसी चीज के प्रमाण की तरह पड़ा था जिसे रमेश अभी भी संसाधित कर रहे थे। सोफिया ने उन्हें देखा। उन्होंने सीधे देखा, आंखें नीचे किए बिना, पीछे हटे बिना, एक ऐसी नजर से जो किसी बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे कम उम्र में बड़ा होना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियों ने उसे कोई और विकल्प नहीं दिया। और जब उसने बात की तो उसकी आवाज दृढ़ता से निकली, एक ऐसे तरीके से जो उसकी उम्र, न उसके आकार, न उसके पैरों की मिट्टी, न उसके सिर के ऊपर पुल के अनुरूप नहीं थी। अगर आप मेरी मां पर चिल्लाने वाले हैं, सोफिया ने कहा, तो मुझ पर चिल्लाएं। रमेश ने पलक झपकाई। यह वाक्यांश अप्रत्याशित बल के साथ उन पर पड़ा, शब्दों के कारण नहीं, बल्कि उस तरीके के कारण जिससे वे बोले गए थे, बिना हिचकिचाहट के, बिना कांपने के, पूर्ण निश्चितता के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने फैसला कर लिया है और जो बाद में कुछ भी हो जाए उसे बदलेगा नहीं। वह आपके लिए दिन भर काम करती है। सोफिया ने चलना बंद किए बिना जारी रखा। वह सुबह 6 बजे निकलती है जब अभी भी अंधेरा होता है, और शाम 7 बजे लौटती है जब अंधेरा हो जाता है। वह हमारे लिए अपना खाना छोड़ती है, वह हमारा कंबल छोड़ती है। लड़की ने बिना मुड़े कोट की ओर इशारा किया, क्योंकि मुड़ना रमेश को देखना बंद करने का मतलब होगा। और सोफिया मुझे देखती रहेगी। वह नहीं सोती है। मैं उसे रात में सुनती हूँ। वह तब सोती है जब हम सोते हैं, और इससे पहले उठती है जब हम जागते हैं। वह गत्ते पर बिना कुछ ऊपर डाले सोती है, क्योंकि वह जो कुछ भी है वह हमें दे देती है। लक्ष्मी ने माथेव को गोद में लिए आगे कदम बढ़ाया। सोफिया, चुप हो जाओ मेरी बेटी। सर से इस तरह बात मत करो। नहीं माँ, सोफिया ने मुड़े बिना कहा। तुम हमेशा मुझसे चुप रहने को कहती हो, कुछ न कहने को, सहने को, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। लड़की ने फिर रमेश को देखा। आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांप रही थी। जैसे आंसू और आवाज 2 अलग अलग चीजें थीं जो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक ही समय में काम कर सकती थीं। मेरी मां बुरी नहीं है सर। बुरे वे लोग हैं जिन्होंने उसे दूसरे घर से निकाल दिया। मेरी मां हर महीने अपना किराया चुकाती थी। वह कभी बकाया नहीं थी। लेकिन 3 महीने पहले उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे, और घर के मालिक ने हमें बाहर निकाल दिया। उसने हमें मेरे भाइयों और मेमेन्नाही करा था, बच्चे के साथ बाहर निकाल दिया। और मेरी मां ने दूसरा कमरा ढूंढा, लेकिन उसके पास पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसका पैसा छोटा हो गया सर। उसका पैसा 1 महीने से दूसरे महीने छोटा हो गया, और वह नहीं जानती क्यों।
रमेश ने अपने सीने में कुछ हिलता हुआ महसूस किया। एक ठंडा, भारी हलचल, जैसे नदी के तल में एक पत्थर हिल रहा हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि उसका पैसा छोटा हो गया? सोफिया ने गीली लेकिन दृढ़ आंखों से उन्हें देखा। मेरी माँ 12 रुपये कमाती थी। मैं जानती हूं, क्योंकि उसने मुझे पैसे गिनना सिखाया है। वह कहती है कि महिलाओं को हमेशा पता होना चाहिए कि उन्हें कितना भुगतान किया जाता है, ताकि कोई उन्हें धोखा न दे सके। 3 महीने पहले उसने कैंचिरिया स्पात 6 कमाना शुरू कर दिया। एक दिन से दूसरे दिन आधा। रमेश के सीने में ठंडक कुछ भारी में बदल गई। कुछ ऐसा जो ठंडा नहीं था, बल्कि एक संदेह की छाया थी, जिसे वह अभी भी सीधे तौर पर देखना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया कि उनका वेतन क्यों कम किया गया? मेरी माँ इस बारे में बात नहीं करती है, सोफिया ने कहा। मेरी माँ कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जिससे वह हमारे सामने रोए। लेकिन मैंने एक रात उसे अपनी चाची से फोन पर बात करते सुना। उसने कहा कि घर की महिला ने उसे बताया कि अब से वह उसे कम भुगतान करेगी, और जब मेरी माँ ने पूछा कि क्यों, तो महिला ने कहा कि अगर वह शिकायत करती है तो वह उसे भगा देगी और सर को बताएगी कि वह चोर है। रमेश ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने उन्हें इतनी ताकत से बंद कर लिया, जैसे किसी को कुछ संसाधित करने के लिए अंधेरे के एक क्षण की आवश्यकता हो, जो एक ही समय में बहुत उज्ज्वल और बहुत भयानक दोनों हो। कविता, घर की महिला कविता थीं, उनकी पत्नी। वह महिला जिसके साथ वह हर रात सोते थे और हर सुबह नाश्ता करते थे, और जिसके साथ उनका 8 साल का रिश्ता था। उसने लक्ष्मी का वेतन आधा कर दिया था, उन्हें बताए बिना, और खुद अंतर जेब में रख लिया था। और जब पैसे एक कमरे के लिए पर्याप्त नहीं रहे और लक्ष्मी को अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर फेंक दिया गया, तो कविता रमेश के साथ डाइनिंग रूम की मेज पर रात का खाना खाने के लिए बैठती रहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह जापूपन में रेस्तरां और बैग और सैलून पर खर्च करती रहीं। वह एक लोहे के गेट वाले महल में रहती रहीं, जबकि जिस महिला को उसने लूटा था, वह एक कोट से ढके बच्चे के साथ पुल के नीचे सोती थी। उन्होंने आंखें खोलीं, सोफिया को देखा, एकलव्य को देखा, जो अभी भी नोटबुक को छाती से लगाए दीवार से सटा हुआ बैठा था, और उस व्यक्ति की कोमल आवाज में बच्चे से बात की, जो किसी ऐसे व्यक्ति को डराना नहीं चाहता जो पहले से ही डरा हुआ है। क्या मैं तुम्हारी नोटबुक देख सकता हूं? एकलव्य ने सोफिया को देखा। सोफिया ने उन्हें देखा, और लगभग अगोचर सिर हिलाने के साथ 2 बहनों के बीच एक मूक अनुमति, जो अपने स्वयं के संचार की भाषा रखते हैं, उन बच्चों की भाषा जिन्होंने शब्दों के बिना संवाद करना सीखा है, क्योंकि शब्द कभी कभी समस्याएं लाते हैं। एकलव्य दीवार से उठा, 3 कदम रमेश तक चला और नोटबुक दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। रमेश ने इसे खोला। पहले पन्ने पर एक महिला की लिखावट में, एक मां की लिखावट में, नीले मार्कर से लिखा था, पढ़ो मेरे बच्चे, एक दिन हमारा एक असली घर होगा। और उसके नीचे बच्चे की लिखावट में कांपती हुई और टेढ़ी लिखावट में 5 साल के बच्चे की, जो अभी तक अक्षरों के वक्रों पर महारत हासिल नहीं कर पाया था, बिना नोक वाली पेंसिल से लिखा था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी मां का इलाज कर सकूं। रमेश ने नोटबुक बंद की, दोनों हाथों से धीरे से बंद की और एकलव्य को वापस कर दी। और जब बच्चे ने इसे पकड़ा और फिर से अपनी छाती से लगाया, तो रमेश नदी की ओर मुड़ गए ताकि कोई उनका चेहरा न देख सके। लेकिन सोफिया ने देखा और लक्ष्मी ने देखा, और उन्होंने 40 साल के एक आदमी को एक काली पानी की नदी के सामने एक खंभे के पीछे चुपचाप रोते हुए देखा। कंधे हिल रहे थे और हाथ किनारों पर कसे हुए थे, और जबड़ा कांप रहा था, ठंड से नहीं, बल्कि पिछले 1 घंटे में जो कुछ भी देखा था उसके संचय से। गत्ते, डिब्बा, कोट, बांटा गया भोजन, व्यवस्थित किताबें, साफ कपड़े, बिना नोक वाली पेंसिल, 5 साल के बच्चे की नोटबुक के 9 शब्द, जो डॉक्टर बनना चाहता था, उस महिला का इलाज करने के लिए जो उसे जीवित रखने के लिए खुद को मार रही थी। रमेश ने अपनी शर्ट की आस्तीन से चेहरा पोंछा, मुड़े, लक्ष्मी के पास गए और बिना कुछ कहे अपना कोट उतार दिया। लक्ष्मी का कोट नहीं, बल्कि उनका ऊनी ब्रांडेड कोट, जिसकी कीमत 1 महीने की कमाई से अधिक थी,
और उन्होंने उसे नाजुकता से उसके कंधों पर डाल दिया, जैसे कोई ऐसा पहला सही काम कर रहा हो। 3 साल की अनुपस्थित इशारों के बाद लक्ष्मी ने लाल आंखों और गोद में माथेव के साथ उन्हें देखा, और रमेश के कोट ने उनके कंधों को ढंक लिया और उनके चेहरे पर डर अभी भी था। लेकिन अब उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ था जो भ्रम जैसा दिखता था, किसी ऐसे व्यक्ति का भ्रम जो एक झटका लगने की उम्मीद कर रहा था और कुछ और प्राप्त किया। रमेश गत्ते के डिब्बे के सामने नीचे झुके उसे देखा। उन्होंने सिकुड़े हुए अखबार को देखा जो गद्दे के रूप में काम करता था। उन्होंने उस निशान को देखा जो माथेव के शरीर ने इतनी देर सोने से गत्ते पर छोड़ दिया था। वहां वे उठे, लक्ष्मी की ओर चले गए, हाथ फैलाए, और लक्ष्मी ने एक क्षण के संदेह के बाद, उस एक क्षण के संदेह के बाद जब किसी पर भरोसा नहीं किया गया है, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने किसी पर भरोसा किया था तो उनका वेतन आधा कर दिया गया था, माथेव को सौंप दिया। रमेश ने बच्चे को उठाया, उसे अपनी छाती से पकड़ा, एक ऐसे आदमी की अनाड़ीपन के साथ जिसके पास 4 साल के ट्रिपलैट्स हैं, लेकिन जिसने कभी किसी और के बच्चे को नहीं उठाया है। और माथेव आसानी से उनके खिलाफ समायोजित हो गए, जैसे बच्चे होते हैं जो अमीरों और गरीबों में अंतर नहीं करते हैं और केवल उन बाजुओं में अंतर करते हैं जो पकड़े हुए हैं और जो नहीं हैं। उन्होंने सोफिया को देखा। लड़की अभी भी उसी जगह खड़ी थी, मुट्ठियां बगल में, छोटी कसी हुई और आंखें नम लेकिन सूखी, किसी ऐसे व्यक्ति की मुद्रा में जो अभी भी नहीं जानता कि जो हो रहा है वह अच्छा है या बुरा, और वह तब तक सतर्क नहीं रहेगी जब तक वह आश्वस्त न हो जाए। कोई भी तुम्हारी मां पर चिल्लाएगा नहीं, रमेश ने आंखों में देखते हुए कहा। फिर कभी नहीं। सोफिया ने जवाब नहीं दिया, वह हिली नहीं। उसने 1 सेकंड और उन आंखों से देखा जिन्होंने 7 साल के लिए बहुत कुछ देखा था, और उसके चेहरे पर कुछ ढीला हो गया। एक मुस्कान नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन यह पहला संकेत था कि उस तनाव ने, जिसने उसके जबड़े को कठोर कर दिया था, कम होना शुरू कर दिया था। चलो, रमेश ने कहा, अपना सामान पकड़ो, तुम मेरे साथ आ रहे हो। सोफिया ने अपनी मां को देखा, लक्ष्मी ने रमेश को देखा, और लक्ष्मी के चेहरे पर कुछ ऐसा गुजरा जो अभी तक आभार नहीं था, बल्कि आभार से पहले कुछ था जो किसी ऐसे व्यक्ति के राहत जैसा था जिसने महीनों तक अपनी सांस रोके रखी थी और आखिरकार हवा छोड़ी। सोफिया हिलने वाली पहली व्यक्ति थी। वह पुल की दीवार तक चली गई, किताबों से भरी कपड़े की थैली उठाई, पेंसिल केस, साफ कपड़ों का बैग। उसने गत्ते को ढकने वाले प्लास्टिक को मोड़ा। उसने 3 दांतों वाली कंघी को अपनी पैंट की जेब में रखा और फर्श से एक सुपरमार्केट प्लास्टिक बैग उठाया जिसे रमेश ने पहले नहीं देखा था। एक सिकुड़ा हुआ बैग जिसे गांठ से बांधा गया था, जिसे सोफिया ने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने शरीर से कसकर दबाया, जैसे कोई ऐसी चीज ले जा रहा हो जो बाकी सबसे अधिक मूल्यवान हो। रमेश को पता नहीं था कि उस बैग में क्या है। उन्होंने पूछा नहीं। वह माथेव को एक बाह में और किताबों का बैग दूसरी में लेकर एसयूवी की ओर चले गए, और उनके पीछे लक्ष्मी एकलव्य का हाथ पकड़े और सोफिया सबसे अंत में पंक्ति बंद करते हुए चलीं, पीछे मुड़कर आखिरी बार यह सुनिश्चित करने के लिए देख रही थीं कि वे कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं के साथ जीवन जिया है वे सीखते हैं कि पीछे कुछ नहीं छोड़ा जाता है। वापसी की यात्रा 40 मिनट तक चली। 40 मिनट जिसमें रमेश ने एसयूवी को उन्हीं सड़कों पर चलाया जो लक्ष्मी दिन में 2 बार बस से तय करती थीं। अनाल्को कॉलोनी की कच्ची सड़कें, फिर कैलजाडा इंडिपेंडेंस, फिर केंद्र, फिर पश्चिम के पेड़ों वाले एवेन्यू, और हर किलोमीटर के साथ जैसे ही एसयूवी बांद्रा की ओर बढ़ी, विरोधाभास अधिक अश्लील होता गया। फुटपाथ ठीक होते गए, पेड़ बढ़ते गए, और दुनिया उस दुनिया में बदलती गई जहां रमेश रहते थे, और जो 40 मिनट और रमेश की दुनिया से एक ब्रह्मांड दूर थी, उस जगह से जहां लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ गत्ते पर सोती थीं। लक्ष्मी सह पायलट सीट पर माथेव को गोद में लिए बैठी थीं और उनकी नज़र सड़क पर टिकी हुई थी, बिना बोले, उस मुद्रा में जैसे किसी को अभी भी नहीं पता कि जो हो रहा है वह वास्तविक है या वह पुल के नीचे अखबार गाल से चिपका हुआ और गंदी नदी की आवाज के साथ एक वेकअप कॉल के साथ जागने वाली है। पीछे एकलव्य नोटबुक को गोद में लिए और खिड़की से चिपके
वे बैठे थे, उन घरों को देखते हुए जो प्लेटों के आकार की आंखों से गुजर रहे थे, क्योंकि 5 साल का एक बच्चा जो पुल के नीचे सोता है यह नहीं जानता कि बगीचे और गैरेज और सफ़ेद बाढ़ वाले घर मौजूद हैं। और अचानक यह सब 60 किमी घंटा की गति से एसयूवी के आगे बढ़ने के दौरान खोजना ऐसा है जैसे यह पता लगाना कि दुनिया उतनी बड़ी और उतनी अन्यायपूर्ण है जितनी आपने कल्पना की थी। और सोफिया रमेश के पीछे चुपचाप बैठी थी, सुपरमार्केट का बैग उसकी गोद में और हाथ बैग पर और नज़र सामने। उन घरों में से किसी को नहीं देख रही थी, बगीचों को नहीं, उस चीज को नहीं जिसे एकलव्य विस्मय से देख रहा था, क्योंकि सोफिया 7 साल की थी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र से जिसने दुनिया से आश्चर्य करना उस दिन बंद कर दिया था जब एक आदमी ने उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जहां वे रहते थे और उन्हें बताया था कि उनके पास बाहर निकलने के लिए 24 घंटे हैं। तुम वहां कितने समय से रह रहे हो? रमेश ने सड़क से आंखें हटाए बिना पूछा। लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने माथेव को अपनी छाती से कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर देखा। और जो चुप्पी उन्होंने छोड़ी वह एक ऐसी महिला की चुप्पी थी जो यह नहीं जानती कि क्या कहना है, क्योंकि जोर से कहने से यह और अधिक वास्तविक हो जाता है। 3 महीने, सोफिया ने पीछे की सीट से कहा। 87 दिन, मैं गिन रही हूं। रमेश ने रियर व्यू मिरर को समायोजित किया ताकि वह लड़की को देख सके। तुम गिन रही हो? हर रात सोने से पहले मैं पुल की दीवार पर एक पत्थर से एक निशान बनाती हूं। सोफिया ने किसी ऐसे व्यक्ति की सहजता से कहा जो कुछ ऐसा समझाता है जो वह हर दिन करती है, जैसे दांत ब्रश करना या बाल कंघी करना, सिवाय इसके कि जो वह हर दिन करती थी वह उन दिनों को गिनना था जब वह सड़क पर रह रही थी। मेरी माँ नहीं जानती। माँ, लक्ष्मी ने बिना मुड़े धीमी आवाज में कहा। 87 निशान, माँ। 87 दिन गत्ते पर सो रहे हैं। चुप्पी जिसने पूरी एसयूवी को भर दिया। रमेश ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। सोफिया बोलना जारी रखा, इसलिए नहीं कि किसी ने उससे पूछा था, बल्कि इसलिए कि वह 87 दिनों से चुप थी और बांध टूट गया था और वह सब कुछ जो उसने रोका था वह ताकत के साथ बाहर निकल आया। पहले हम ओब्लाटोस कॉलोनी में एक कमरे में रहते थे, सोफिया ने कहा। यह छोटा था, लेकिन इसमें एक ताला वाला दरवाजा और एक स्टोव और एक बाथरूम था जिसे हम पड़ोसियों के साथ साझा करते थे। मेरी माँ 300-200 रुपये प्रति माह चुकाती थी। यह पर्याप्त था, कोई बचत नहीं थी, लेकिन यह पर्याप्त था। माँ रविवार को एक मुर्गी खरीदती थी और वह बुधवार तक चलती थी। गुरुवार से शनिवार तक हम रोटियों के साथ दाल खाते थे और रविवार को फिर से मुर्गी। रमेश ने सुना। उन्होंने 7 साल की एक बच्ची की गिनती सुनी जो जानती थी कि कमरा कितना खर्च होता है, मुर्गी कितनी खर्च होती है, भोजन कितने दिन चलता है, क्योंकि जिन परिवारों में पैसा पर्याप्त नहीं होता है बच्चे पढ़ने से पहले गिनना सीखते हैं। 3 महीने पहले मेरी माँ एक शुक्रवार को कम पैसे लेकर आईं, सोफिया ने जारी रखा। उन्होंने हमें नहीं बताया कि क्यों, लेकिन उस सप्ताह रविवार को या अगले सप्ताह मुर्गी नहीं थी। और फिर कमरे वाले सज्जन 3 बार पैसे मांगने आए और मेरी माँ ने उनसे समय मांगा और उन्होंने कहा कि नहीं। और एक रात वह एक ताला बनाने वाले के साथ आए और उन्होंने हमारा सामान फुटपाथ पर फेंक दिया। रात में? रमेश ने नियंत्रित आवाज में पूछा। यह लगभग 10 बजे थे। एकलव्य पहले से ही सो रहा था। मेरी माँ ने उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से कपड़ों का बैग पकड़ा। मैंने किताबें और EMY की नोटबुक पकड़ी, कागजात का बैग। माथेव मेरी माँ की पीठ पर कंबल में था। सोफिया ने एक पल के लिए रुककर कहा, हम उस रात बहुत चले। मेरी माँ कहीं ऐसी जगह ढूंढ रही थीं जहां बारिश न हो। उन्हें पुल मिला। नीचे गत्ते थे, वहां कोई नहीं था। मेरी माँ ने माथेव को गत्ते पर लिटाया। उन्होंने हमें कोट और कंबल से ढक दिया जो हम निकाल सके, और वह हमारे बगल में बैठ गईं, लेटी नहीं। वह उस रात नहीं सोई, मैं भी नहीं। मैं सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें रात भर माथेव को गोद में लिए नदी को देखते हुए देखा। रमेश ने एक रेड लाइट तोड़ दी। उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय उस छवि के जो सोफिया उनके दिमाग में बना रही थी। एक महिला रात में एक पुल के नीचे गत्ते पर बैठी है, एक बच्चा गोद में लिए,
एक काली पानी की नदी को देख रही है, सो नहीं रही है, रो नहीं रही है, बस अंधेरे में बैठी है। यह तय कर रही है कि कल वह उठेगी और एक महल में काम करने जाएगी जहां वह सब कुछ था जिसकी उसे कमी थी। पहली कुछ रातों में बारिश हुई। सोफिया ने कहा, पानी एक तरफ से पुल के नीचे आ जाता था। मेरी माँ हम सबको दूसरी तरफ ले जाती थी और गत्ते के ऊपर प्लास्टिक डाल देती थी, लेकिन पानी नीचे से आ जाता था। माथेव को दूसरी सप्ताह खांसी हो गई। मेरी माँ उसे कोने की फार्मेसी में ले गई और उन्होंने जो कुछ बचा था उसमें से सिरप खरीदा। मैं उसके माथे पर गीले कपड़े लगाती थी, जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। एकलव्य खिड़की से हट गया और अपनी बहन को देखा। सोफिया, चूहों वाली बात मत बताओ। हाँ, मैं बताऊंगी, सोफिया ने कहा। एक रात चूहे आए, 2 बड़े। वे रोटियों की तलाश में गत्ते के नीचे घुस गए। मेरी माँ ने उन्हें एक छड़ी से भगा दिया, लेकिन एकलव्य उस रात, अगली रात और उसके बाद वाली रात नहीं सो सका। अब वह जूते पहनकर सोता है, क्योंकि वह कहता है कि चूहे जूते नहीं काटते। रमेश ने दर्पण में एकलव्य को देखा। बच्चे का सिर नीचे था और हाथ नोटबुक को कसकर पकड़े हुए थे, और पैर, जूते पहने हुए पैर, एसयूवी के फर्श पर जूते, जूते जिन्हें वह अब भी नहीं उतारते थे, फर्श से कसकर चिपके हुए थे। वे शाम 3:30 बजे बांद्रा पहुंचे। रमेश ने गैरेज में एसयूवी पार्क की। वह उतरे, लक्ष्मी के लिए सह पायलट का दरवाजा खोला और जब वे घर के प्रवेश द्वार की ओर चले तो लक्ष्मी स्वचालित रूप से सेवा द्वार की ओर मुड़ गईं। वह पार्श्व द्वार, वह द्वार जिससे वह 3 साल से हर दिन अंदर और बाहर आती थीं, वह द्वार जो मुख्य द्वार नहीं था, क्योंकि मुख्य द्वार उनके लिए नहीं था। यहां से रमेश मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर हैंडल पर हाथ रखकर बोले, आज यहां से अंदर आओ। लक्ष्मी ने उन्हें देखा, दरवाजे को देखा और माथेव को गोद में लिए और आंखों में कुछ ऐसा लिए अंदर आईं जो अभी तक आभार नहीं था, बल्कि भ्रम था। एक ऐसी महिला का भ्रम जिसने 3 साल से सेवा द्वार का उपयोग किया है और जो एक ऐसे घर के मुख्य द्वार से चलना नहीं जानती जिसे वह स्मृति से जानती है, लेकिन जिसे उसने कभी इस कोण से नहीं देखा है। अगले 3 घंटों में जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसे रमेश ने किनारों से कसकर पेट और खुली आंखों से देखा, क्योंकि हर विवरण उन्हें कुछ ऐसा बताता था जो उन्हें जानना चाहिए था और वह नहीं जानते थे। लक्ष्मी ने तीनों बच्चों को अतिथि कक्ष के बाथरूम में एक एक करके गर्म पानी से नहलाया, जिसे बच्चों ने ऐसे छुआ जैसे वह कुछ असाधारण हो। एकलव्य ने अपने हाथ पानी की धारा के नीचे रखे और अपनी माँ को एक ऐसे भाव के साथ देखा जिसे रमेश कभी नहीं भूलेंगे। 5 साल के एक बच्चे की अभिव्यक्ति जो सीख रहा है कि पानी गर्म निकल सकता है। सोफिया ने खुद को शॉवर में खड़े होकर, आंखें बंद करके और सिर पीछे करके और शैम्पू रगड़ते हुए हाथों से एक वयस्क की दक्षता के साथ अपने बाल धोए, क्योंकि सोफिया महीनों से शैम्पू और गर्म पानी और शॉवर के बिना रही थीं, लेकिन वह यह नहीं भूली थीं कि यह कैसे करना है, उसी तरह जैसे वह कुछ भी नहीं भूली थीं जो उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था। और माथेव पानी छूने पर रोया, दर्द से नहीं बल्कि आश्चर्य से। एक बच्चे का आश्चर्य जिसे केवल बाल्टी के ठंडे पानी का पता था और जिसे यह नहीं पता था कि कोई और तापमान मौजूद है। लक्ष्मी ने उन्हें साफ कपड़े पहनाए, वही मरम्मत किए गए और पैच किए हुए कपड़े जो उन्होंने बैग में लाए थे, लेकिन साफ थे, हमेशा साफ। रमेश ने कोंचिता को, जो दूसरी नौकरानी हर शनिवार को आती थी, तीनों बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने भेजा। कोंचिता बैग लेकर लौटी और सोफिया ने नए कपड़ों को बिना छुए देखा, हाथ किनारों पर, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जो यह नहीं जानता कि उसे पेश की गई चीज को पकड़ना है या नहीं, क्योंकि उसे कभी कुछ पेश नहीं किया गया था। यह तुम्हारे लिए है, रमेश ने कहा। सोफिया ने अपनी मां को देखा। लक्ष्मी ने लाल आंखों से सिर हिलाया और सोफिया ने ब्लाउज को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे उन चीजों की तरह देखा जो मायने रखती हैं। ध्यान से, सावधानी से, एक ऐसी बच्ची की गंभीरता के साथ जो जानती है कि हर चीज की कीमत क्या है, क्योंकि उसने अपनी मां को पुल के नीचे अंधेरे में सिक्कों की गिनती करते देखा है। रमेश के ट्रिपलैट्स दोपहर की झपकी से उठे तो सुबह 4 बजे नीचे आए। अर्जुन पहले उन्हें देखकर रुका, वह आखिरी सीढ़ी पर रुका। उसने मेज पर बैठे तीनों बच्चों को देखा,
जो गर्म सूप खा रहे थे, और ऊपर चिल्लाया, भास्कर, इमली, नीचे आओ, ये लक्ष्मी के बच्चे हैं। वह हमेशा हमें उनके बारे में बताती हैं। और तीनों नीचे भागे और लक्ष्मी के बच्चों के साथ मेज पर बैठ गए, और एक साथ 6 बच्चों ने मेज पर सूप के कटोरे के साथ खाया। और रमेश रसोई की दीवार से टिक गए, इस दृश्य को कसकर झबड़े से देखते हुए, क्योंकि उनके ट्रिपलैट्स जानते थे कि लक्ष्मी के बच्चे हैं और वह नहीं जानते थे। उनके 4 साल के ट्रिपलैट्स उस महिला के जीवन के बारे में अधिक जानते थे, जो उनकी देखभाल करती थी, जितना वह जानते थे, जो हर 15 दिन में वेतन पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। रात 8 बजे लक्ष्मी के बच्चे अतिथि कक्ष में सो गए। एकलव्य 3 मिनट में सो गए, तकिए में डूब गए, उस गहराई में जो केवल उन बच्चों तक पहुंचती है जो महीनों से गत्ते पर सो रहे हैं और अचानक बिस्तर के अस्तित्व की खोज करते हैं। माथेव लक्ष्मी की गोद में सो गया, एक बिस्तर में, डिब्बे के बिना, अखबार के बिना, गत्ते के नीचे कंक्रीट की ठंडक के बिना। लेकिन लक्ष्मी ने उसके ऊपर कोट रख दिया, वही पुराना घिसा हुआ कोट जिसकी गंध दिन में महल और रात में पुल की आती थी। उन्होंने इसे माथेव के ऊपर रख दिया। भले ही कमरा गर्म था और कंबल पर्याप्त थे, क्योंकि कोट अब सिर्फ एक कोट नहीं था, यह वादा था कि उनकी मां करीब थी। उस घर का बचा हुआ गंध जब अब कोई घर नहीं है। सोफिया सबसे आखिर में सोए। वह तकिए के बगल में सुपरमार्केट बैग के साथ बिस्तर में चली गईं। लक्ष्मी ने उनसे इसे मेज पर रखने के लिए कहा। सोफिया ने कहा, नहीं। लक्ष्मी ने जोर नहीं दिया। वह अपनी बेटी को जानती थी। वह उस जिद को जानती थी जो जिद नहीं थी, बल्कि सुरक्षा की प्रवृत्ति थी। वही जिद जिसने उन्हें लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए रमेश के सामने खड़े होने के लिए प्रेरित किया, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकती थी। रात 10 बजे घर शांत था और सभी 6 बच्चे सो रहे थे। रमेश दूसरी मंजिल के डेस्क पर बैठे, कंप्यूटर खोला, घर की लेखा प्रणाली में प्रवेश किया। वह प्रणाली जहां वह सभी घरेलू खर्चों, वेतन पत्रों, आपूर्तिकर्ताओं के भुगतानों को दर्ज करते थे। उन्होंने लक्ष्मी का वेतन पत्र खोजा और जो उन्हें मिला, उसने पुल के नीचे सोफिया ने जो कुछ भी कहा था उसकी पुष्टि की। वेतन पत्र में 15 दिन में 12 रुपये दिखाए गए थे। यह वह था जिसे रमेश ने अधिकृत किया था। यह वह था जो उनके खाते से निकला था। लेकिन जब उन्होंने कविता द्वारा प्रबंधित खर्च फाइल खोली, घर के परिवर्तनीय खर्चों की फाइल, जिसमें सुपरमार्केट की खरीदारी, माली, लॉन्ड्री और कर्मचारियों को नकद भुगतान शामिल थे, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। श्रेणी पूरक व्यक्तिगत सीईओ के तहत 15 दिन में 6 रुपये की निकासी। पिछले 3 महीनों से कविता ओर्टेगा 6 रुपये 15 दिन में, जो कविता लक्ष्मी से छीनकर खुद को भुगतान कर रही थी। रमेश ने गणना की, 3 महीने, 15 दिन, प्रत्येक 6 रुपये, 36 रुपये। कविता ने एक ऐसी महिला से 36 रुपये चुराए थे जो 12 कमाती थी, जिसके 3 बच्चे थे, जिसका कोई पति नहीं था, जिसका मुंबई में कोई परिवार नहीं था, जिसके पास एक काम के अलावा कुछ नहीं था, और अपने बच्चों को साफ और खिलाया हुआ और स्कूल में रखने की गरिमा, वह भी आधे पैसे से जो उसका हक था। और जब पैसा कमरे के लिए पर्याप्त नहीं रहा और लक्ष्मी को अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर फेंक दिया गया, तो कविता रमेश के साथ डाइनिंग रूम की मेज पर रात का खाना खाने के लिए बैठती रहीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह जापूपन में रेस्तरां और बैग पर खर्च करती रहीं। वह लोहे के गेट वाले महल में रहती रहीं, जबकि जिस महिला को उसने लूटा था, वह एक कोट से ढके बच्चे के साथ पुल के नीचे सोती थी। रमेश ने कंप्यूटर बंद कर दिया, लैंप बंद कर दिया और डेस्क के अंधेरे में बैठे रहे, हाथ एक साथ गूंथे हुए और जबड़ा कसा हुआ, इस निश्चितता के साथ कि जो महिला उनसे 10 मीटर दूर मुख्य शयन कक्ष में सो रही थी, वह महिला नहीं थी जिसके साथ वह शादीशुदा होने का सोचते थे। रात 2 बजे वह पानी का गिलास लेने के लिए उठे। वह चुपचाप रसोई में नीचे उतरे, बत्तियां जलाए बिना, 3 साल की आदत से रास्ता खोजते हुए। और जब वह रसोई में पहुंचे तो उन्होंने किसी को काउंटर पर बैठा पाया। सोफिया, जिनके पैर बेंच से लटक रहे थे क्योंकि वे फर्श तक नहीं पहुंचते थे। सुपरमार्केट का बैग उनकी गोद में,
आंखें अंधेरे में खिड़की की ओर खुली हुई थीं, जो बगीचे को बाहरी रोशनी से प्रकाशित देख रही थी। एक बच्ची की अभिव्यक्ति के साथ जो सो नहीं सकती, क्योंकि वह 3 महीने से छत के बिना है, और अचानक उसके पास छत और दीवारें हैं, और बिस्तर और कंबल, और मस्तिष्क अंतर को संसाधित नहीं कर सकता है। क्या तुम सो नहीं सकती? रमेश ने बगल के बेंच पर बैठते हुए पूछा। सोफिया ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, सोफिया ने कहा। बस बिस्तर बहुत नरम है और मुझे अजीब लग रहा है। पुल के नीचे मैं जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मैं थक जाती थी। यहां मैं थकी हुई नहीं हूं, और बिस्तर इतना नरम है कि मुझे पता नहीं है कि कैसे समायोजित होना है। रमेश ने उन्हें देखा, उनकी गोद में सुपरमार्केट बैग को देखा। तुम उसमें क्या ले जा रही हो, सोफिया? सोफिया ने बैग कस लिया। उन्होंने उन्हें आंखों से सिकोड़ कर देखा, उनका मूल्यांकन किया। किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र से माप रहे थे जिसने भरोसा करना सीख लिया है, और यह तय करने के लिए एक पल की आवश्यकता है कि क्या यह समय अलग है। और एक चुप्पी के बाद जो एक महत्वपूर्ण निर्णय के समय तक चली। 3 सेकंड, 4, 5। उन्होंने कहा, मेरी माँ हमेशा मुझसे एक बात कहती हैं। सोफिया ने कहा, वह मुझसे हमेशा सच कहती हैं। सोफिया, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम्हारा सच मायने नहीं रखता। लड़की ने बैग को देखा। मेरी माँ उन सभी रसीदों को बचाती है जो उन्हें भुगतान करते समय मिलती हैं। सभी। जब से उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया है, वह उन्हें एक प्लास्टिक बैग में रखती हैं, और मैं उन्हें अपनी बारी में रखती हूँ। मेरा बैग, क्योंकि मेरी माँ कहती हैं कि महत्वपूर्ण कागजात किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा रखे जाने चाहिए। रमेश ने महसूस किया कि रसोई की हवा भारी हो रही है। यहाँ पिछले 3 महीनों की सभी रसीदें हैं। सोफिया ने बैग को थोड़ा खोलते हुए कहा, ताकि रमेश अंदर देख सकें। मुड़े हुए कागजात, कविता की लिखावट में लिखे गए हाथ से लिखे गए वेतन रसीदें, प्रत्येक तिथि और राशि, और LAUP के हस्ताक्षर के साथ प्रत्येक पर 6 रुपये लिखा है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि पहले उन्हें 12 शून्य का भुगतान किया जाता था। घर की महिला ने उन्हें आधा देना शुरू कर दिया, और जब मेरी माँ ने पूछा तो महिला ने कहा कि अगर वह शिकायत करती है तो वह उसे भगा देगी और सर को बताएगी कि उसने चोरी की है। मेरी माँ चोरी नहीं करती, सर। मेरी माँ ने कभी कुछ चोरी नहीं किया। मेरी माँ तो इस घर का खाना भी नहीं खाती, वह हमारे लिए ले जाती हैं। रमेश ने हाथ बढ़ाया। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? सोफिया ने उन्हें देखा। उन्होंने एक और क्षण के लिए बैग को कस लिया, और फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो धीमी गति से कुछ सौंपता है, जिसे उसने 87 रातों तक पुल के नीचे संरक्षित किया है, उन्होंने अपने हाथ ढीले किए और उन्हें बैग दे दिया। रमेश ने उसे खोला, रसीदें निकालीं, उन्हें रसोई के काउंटर पर फैलाया, एक के बगल में एक। 6-15 दिनों की रसीदें, प्रत्येक पर कविता की समान लिखावट, प्रत्येक पर समान राशि, 6 शून्य, प्रत्येक पर लक्ष्मी के कांपते हस्ताक्षर, और तिथि और नोट सेवा घरेलू 15 दिन का भुगतान। 6 कागजात, जिन्होंने जो कुछ हुआ था उसकी पूरी कहानी बताई। एक अमीर महिला ने एक गरीब महिला से 3 महीने तक उसके वेतन का आधा हिस्सा चुराया, और गरीब महिला ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अमीर महिला ने उसे धमकी दी थी, और परिणाम 3 बच्चों का गत्ते पर पुल के नीचे सोना था, जबकि एक बच्चा कंबल के रूप में एक कोट पहने हुए था। सोफिया। रमेश ने काउंटर पर रसीदों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, कल मुझे कुछ देर के लिए ये कागजात उधार लेने की जरूरत होगी। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या तुम वादा करते हो? मैं तुम्हें वादा करते हो। रमेश ने उन्हें देखा। उन्होंने 7 साल की एक बच्ची की आंखों को देखा, जिसने 3 महीनों तक पुल के नीचे 6 रसीदें रखी थीं, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सच को सबूत की जरूरत होती है। जिसने प्लास्टिक बैग के नीचे सिर रखकर सोया था ताकि कोई उसे न ले सके। जिसने उस बैग को गत्ते से SUV तक और SUV से बिस्तर तक ले जाया था, और जो अब एक रसोई में बैठा था जिसकी कीमत उस सब से अधिक थी। सब कुछ जो उसके परिवार ने अपने जीवन में कमाया था, सबूत की पेशकश कर रहा था, जो सब कुछ बदल सकता था, एक ही चीज के बदले में, कि वे उसे वापस कर दिए जाएंगे। मैं वादा करता हूं,
रमेश ने कहा। सोफिया ने सिर हिलाया, बेंच से उतरी, रसोई के दरवाजे की ओर चली गईं और बाहर निकलने से पहले मुड़ी और कुछ ऐसा कहा जिसे रमेश ने एक फैसले की तरह सुना। मेरी माँ को आपको उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है सर। मेरी माँ ने हमें अकेले बचाया है। मेरी माँ को जिस चीज की जरूरत है वह यह है कि कोई सच्चाई देखे, और सच्चाई उन कागजात में है। वह चुपचाप गलियारे में चली गईं, संगमरमर के फर्श पर नंगे पैर और एक बच्ची की सीधी पीठ के साथ, जिसने वह सबसे मूल्यवान चीज सौंप दी थी जो उसके पास थी, और अतिथि कक्ष के अंधेरे में गायब हो गईं, जहां उसकी माँ और भाई 87 रातों में पहली बार एक छत के नीचे सो रहे थे, जो कंक्रीट का नहीं था। कविता रविवार को सुबह 9 बजे सिल्क वाले बाथरोब में नीचे आईं और बालों को ढीले जूड़े में बांधा हुआ था, और बिना मेकअप का चेहरा उस व्यक्ति का था जो रसोई को खाली, कॉफी तैयार और अखबार काउंटर पर मिलने की उम्मीद करता है। उन्होंने जो पाया वह कुछ और था। सभी 6 बच्चे रसोई की मेज के चारों ओर बैठे थे। ट्रिपलैट्स एक तरफ, अर्जुन, भास्कर और इमली, और लक्ष्मी के बच्चे दूसरी तरफ, सोफिया, एकलव्य और माथेव, उस हाई चेयर में जो रमेश ने कोठरी से निकाली थी, क्योंकि यह वही हाई चेयर थी जिसे इमली अब उपयोग नहीं करती थी और जिसे माथेव की आवश्यकता थी। लक्ष्मी स्टोव के बगल में खड़ी थी, हमेशा की तरह सटीकता के साथ, हमेशा की तरह देखभाल के साथ 6 प्लेटों में तले हुए अंडे परोस रही थीं, सिवाय इसके कि इस बार वह 3 प्लेटें नहीं बल्कि 6 परोस रही थीं, और 3 अतिरिक्त प्लेटें उनके अपने बच्चों के लिए थीं, जो 87 दिनों में पहली बार मेज पर गर्म अंडे नाश्ते में खा रहे थे। कविता रसोई के प्रवेश द्वार पर रुकी। उनकी नज़र दृश्य को उस गति से देखा जैसे कोई ऐसी चीज संसाधित कर रहा हो जो उनकी योजनाओं में नहीं थी। अज्ञात बच्चे, नए कपड़े, हाई चेयर, अतिरिक्त प्लेटें। लक्ष्मी एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ भोजन परोस रही थीं जिसे कविता ने पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा की तरह शर्मीली और सिर झुकाए हुए अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो शांति जैसा दिखता था, एक माँ की न्यूनतम और नाजुक शांति जो अपने बच्चों को गर्म खाते हुए देख सकती है। यह क्या है? कविता ने एक ऐसी आवाज में कहा जो अभी तक चिल्लाना नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा किनारा था जो होने वाला था। सुप्रभात कविता, रमेश ने काउंटर पर कहा, जहां वह बंद अखबार के साथ कॉफी पी रहे थे और उनकी नजर अपनी पत्नी पर टिकी हुई थी। ये लक्ष्मी के बच्चे हैं, वे यहां रहेंगे। चुप्पी 2 सेकंड तक रही। फिर कविता 3 कदमों में रसोई पार कर गईं और रमेश के सामने खड़ी हो गईं। आंखें जली हुई थीं और हर शब्द के साथ आवाज ऊंची होती जा रही थी। ये बच्चे मेरे घर में क्या कर रहे हैं? इन्हें कौन लाया? किसने अधिकृत किया? अर्जुन ने प्लेट से सिर उठाया। पापा उन्हें लाए। माँ, ये लक्ष्मी के बच्चे हैं। वह हमेशा हमें उनके बारे में बताती हैं। सोफिया बड़ी है, एकलव्य नोटबुक वाला है और माथेव बच्चा है ना? लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया। वह सिंक के बगल में पैन हाथ में लिए खड़ी रहीं और आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं, क्योंकि कविता की उपस्थिति ने उसी पल को सक्रिय कर दिया था जो 3 महीनों से हर बार सक्रिय हो रहा था जब वह उनके करीब थीं। सिकुड़ने, जगह न लेने, गायब होने की प्रवृत्ति। कविता, रमेश ने आवाज नीची करते हुए कहा, एक ऐसा स्वर जो चिल्लाने से भी बदतर था, क्योंकि यह वही स्वर था जिसका उपयोग वह गणना करते समय करते थे, जब वह मापते थे, जब वह शब्दों को उपकरणों के रूप में चुनते थे। मुझे तुमसे लिविंग रूम में बात करनी है, अभी। रमेश ने काउंटर पर कॉफी रखी, उठे, लिविंग रूम में चले गए। कविता ने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया और इससे पहले कि रमेश बैठ पाते, वह उस गति से बोल रही थीं, जिस गति से कोई खुद को भागने से पहले कहानी को नियंत्रित करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि उस महिला ने तुम्हें क्या बताया या उसने तुम्हें क्या कहानी सुनाई, लेकिन ये बच्चे यहां नहीं रह सकते। ये हमारा घर है रमेश, हमारे परिवार का। यह कर्मचारी के बच्चों के लिए आश्रय स्थल नहीं है। अगर लक्ष्मी की व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उसे उन्हें हल करना चाहिए। हम उसे काम करने के लिए भुगतान करते हैं, उसे अपने परिवार को हमारे साथ रहने के लिए लाने के लिए नहीं। हम उसे कितना भुगतान करते हैं कविता? रमेश ने पूछा। यह सवाल किसी ऐसे व्यक्ति की शांति से निकला जो पहले से ही जवाब जानता था और जो सूचित करने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने वाले की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करने के लिए करता था।
और प्रतिक्रिया ठीक वही थी जो रमेश ने उम्मीद की थी। एक पलक झपकना, एक न्यूनतम, लगभग अगोचर पलक झपकना जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक चला, लेकिन जिसमें सब कुछ समाहित था। आश्चर्य, गणना, किसी ऐसे व्यक्ति का पुनर्समायोजन जिसने अभी अभी समझा है कि बातचीत उस दिशा में नहीं जा रही है जिसके बारे में वह सोच रही थी। 12:15 दिन में कविता ने फिर से पलक झपकाए बिना कहा, जो हम हमेशा से भुगतान करते रहे हैं, और यह वह है जो आप देते हैं। जाहिर है, हर 15 दिन में पूरे 12 रुपये। रमेश, तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो? रमेश ने उन्हें देखा। उन्होंने उन्हें एक ऐसे आदमी की नज़र से देखा जिसने रात कंप्यूटर पर नंबरों की जांच करते हुए बिताई थी, और एक कॉलम मिला था जिसमें पूरक व्यक्तिगत सीईओ लिखा था, और अब वह अपनी पत्नी के मुंह से पूरी झूठ सुनना चाहते थे, इससे पहले कि उसे सच्चाई से नष्ट कर दें। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, रमेश ने कहा। मैं बस यह पुष्टि करना चाहता हूं कि आप उन्हें पूरे 12 रुपये का भुगतान करते हैं। हाँ रमेश, पूरे 12 रुपये। संतुष्ट? रमेश ने सिर हिलाया। उन्होंने इस विषय पर और कुछ नहीं कहा, और वह चुप्पी, सबूत रखने वाले आदमी की वह परिकलित चुप्पी जिसने अभी तक उन्हें दिखाने का विकल्प चुना, वह कविता के स्वर को बदल गया, क्योंकि कविता रमेश की चुप्पी को पहचानती थी और जानती थी कि रमेश की चुप्पी उनके शब्दों से अधिक खतरनाक थी। मैं चाहती हूं कि वे बच्चे आज चले जाएं, कविता ने रणनीति बदलते हुए सीधे हमले पर लौटते हुए कहा, और मैं चाहती हूं कि लक्ष्मी समझे कि उसका काम इस घर को साफ करना है, अपने परिवार को यहां स्थापित करना नहीं। लक्ष्मी और उसके बच्चे रहेंगे, रमेश ने कहा। अगर वे रहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, यह तुम्हारा फैसला है। कविता ने उन्हें देखा। तलाक की धमकी उसका सबसे मजबूत कार्ड था। यह हमेशा हर बहस में, हर असहमति में रहा था। जाने की संभावना वह हथियार था जिसे कविता तब निकालती थीं जब उन्हें जीतना होता था, क्योंकि वह जानती थीं कि रमेश को टूटने, घोटाले, अलगाव के अव्यवस्था से डर लगता है। लेकिन इस बार रमेश का चेहरा नहीं बदला। वह तना नहीं, उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की, आंखें नीचे नहीं कीं, और इसने उन्हें अस्थिर कर दिया। मैं जा रही हूं रमेश, और मैं ट्रिपलेट्स को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम किसी को नहीं ले जाओगी। वे मेरे बच्चे हैं, वे हमारे बच्चे हैं, और कोई भी जज तुम्हें हिरासत नहीं देगा जब वह देखेगा कि तुमने क्या किया है। यह वाक्य लिविंग रूम में एक कांच की मेज पर एक सिक्के की तरह गिरा। कविता स्थिर हो गईं, उनका चेहरा बदल गया। वे रणनीति से डर में बदल गए, किसी ऐसे व्यक्ति का तेज और तीव्र डर जिसने कुछ ऐसा सुना है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, और जिसे यह गणना करने के लिए 3 सेकंड की आवश्यकता है कि दूसरा कितना जानता है और कितना अनुमान लगा रहा है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कविता ने कहा, और पहली बार उनकी आवाज न तो परिकलित थी और न ही ठंडी, बल्कि रक्षात्मक थी। किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जिसके पास अभी तक इंटें नहीं हैं, वह दीवार बना रहा है। मुझे लगता है कि तुम जानते हो, रमेश ने कहा। कविता ने अपना जबड़ा कसा, अपनी मुद्रा बदली, हाथ बांध लिए, और जो कुछ बचा था उसे फेंक दिया। अगर तुम इस पर जोर देते हो तो मैं अपने वकील को बुलाऊंगी और उसे बताऊंगी कि नौकरानी चोरी कर रही थी। मेरे पास इसे साबित करने का तरीका है। मैं कह सकती हूं कि घर में चीजें गायब थीं, कि भोजन गायब हो रहा था, कि मुझे कम पैसे मिले। रमेश, वे किसे विश्वास करेंगे, तुम्हारी पत्नी को या नौकरानी को? नौकरानी शब्द कविता के मुंह से उसी तिरस्कार के साथ निकला, जिस तिरस्कार के साथ 3 महीने पहले उन्होंने लक्ष्मी से कहा था कि अगर वह शिकायत करती है तो वह उसे चोर होने का आरोप लगाएगी। वही तिरस्कार जिसने उन्हें बिना सोए उनके वेतन का आधा हिस्सा काटने की अनुमति दी। वही तिरस्कार जिसने उन्हें जापूपण में एक रेस्तरां में झींगा खाने की अनुमति दी, जबकि जिस महिला को उसने लूटा था वह एक कोट से ढके बच्चे के साथ एक गत्ते के डिब्बे में पुल के नीचे सो रही थी। वे सबूतों पर विश्वास करेंगे, रमेश ने दृढ़ आवाज में कहा। और सबूत मौजूद हैं, कविता।
कविता के चेहरे पर कुछ टूट गया। यह कोई दिखाई देने वाला टूटना नहीं था, यह सतह के नीचे कुछ था, जैसे दीवार में एक दरार जो बाहर से दिखाई नहीं देती है लेकिन जो पूरी संरचना को कमजोर करती है। वह रमेश के सामने खड़ी रहीं, हाथ बांधे हुए और आंखें तेजी से बाएं से दाएं घूम रही थीं, गणना कर रही थीं, पुनर्गणना कर रही थीं, एक ऐसे रास्ते की तलाश कर रही थीं जो उन्हें नहीं मिला। तुम एक गलती कर रही हो, कविता ने एक ऐसी आवाज में कहा जो धमकी भरी लगना चाहती थी लेकिन कुछ पतली, अधिक नाजुक लगी। किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जो जानता है कि वह हार रहा है और समय जीतने की कोशिश कर रहा है। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह मुड़ी, लिविंग रूम से बाहर निकली, सीढ़ियों पर चढ़ गईं और दूसरी मंजिल से उनकी आवाज उस स्पष्टता के साथ नीचे आई जैसे कोई चाहता हो कि उसे सुना जाए। लक्ष्मी, अपने और अपने बच्चों का सामान पैक करो। तुम आज जा रही हो और अगर तुम नहीं जाती हो तो कल मेरा वकील चोरी के लिए शिकायत दर्ज करेगा। रमेश लिविंग रूम से बाहर निकले और रसोई की ओर चले गए। जो उन्होंने पाया उससे उनका सीना एक मुट्ठी की ताकत से कस गया। लक्ष्मी चीजें पैक कर रही थीं। वह सर्विस रूम के फर्श पर घुटनों के बल बैठी थीं, अपने बच्चों के कपड़े कपड़े के थैले में डाल रही थीं। हाथ कांप रहे थे और आंसू उनके हाथों पर गिर रहे थे और किसी ऐसे व्यक्ति की तेज और यांत्रिक हरकतें जिसने मिनटों में पैकिंग करना सीख लिया था। क्योंकि आखिरी बार जब किसी ने उनसे कहा था तुम जा रही हो, उनके पास 24 घंटे थे और इस बार वह 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैं कोई और समस्या पैदा नहीं करना चाहती सर, लक्ष्मी ने बिना नजर उठाए टूटी हुई आवाज और हाथों से कहा। एकलव्य की टी शर्ट जो कल बाथरूम के शैम्पू की तरह महक रही थी, पैक करते हुए, आपने हमारे लिए किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं मैडम को जानती हूँ, वह अपना वादा पूरा करेगी, वह शिकायत दर्ज करेगी और अगर मुझ पर चोरी का आरोप लगाया गया तो मैं कहीं भी काम नहीं कर पाऊंगी। और मेरे बच्चे, लक्ष्मी, रमेश ने उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा। रुको, बैग छोड़ो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन मैडम ने कहा। मैडम अब इस घर में कुछ भी तय नहीं करेंगी। लक्ष्मी ने फर्श से उन्हें देखा, लाल आंखों और एकलव्य की टी शर्ट को पकड़े हुए हाथों के साथ, और एक ऐसी महिला की अभिव्यक्ति के साथ जो विश्वास करना चाहती है लेकिन पिछले 3 महीनों में किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर पाई है, क्योंकि हर बार जब उसने सोचा कि चीजें बेहतर होंगी तो वे बदतर हो गईं। रसोई के दरवाजे पर चौखट के सहारे खड़ी सोफिया थी, सुपरमार्केट का बैग हाथों में, छाती से कसा हुआ, अपनी मां को फर्श पर देखते हुए, रमेश को घुटनों के बल बैठे हुए देखते हुए, उन सीढ़ियों को देखते हुए जहां से कविता की आवाज उतरी थी, और उसकी आंखों में, उन 7 साल की आंखों में जिन्होंने पुल की दीवार पर 87 निशान गिने थे। कुछ ऐसा था जो डर नहीं था बल्कि निर्णय था। एक निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने 87 रातों से कुछ छिपा रखा है और जो जानता है कि इसे निकालने का समय आ गया है। सोफिया ने बैग कसा, अपनी मां को देखा, रमेश को देखा और बिना किसी के कहे लिविंग रूम की ओर चली गईं। सोफिया नंगे पैर संगमरमर के फर्श पर लिविंग रूम में चली आईं और सुपरमार्केट का बैग दोनों हाथों से छाती से कसकर दबाया हुआ था। कविता छोटे सूटकेस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं और फोन पर किसी से बात कर रही थीं। शायद अपने वकील से, शायद उस शिकायत की तैयारी कर रही थीं जिसका उन्होंने लक्ष्मी से वादा किया था, शायद उस झूठ का निर्माण कर रही थीं जिसका उपयोग वह एक ऐसी महिला को नष्ट करने के लिए करेंगी जिसने कुछ नहीं किया था सिवाय काम करने और चुप रहने और जीवित रहने के। रमेश लिविंग रूम में खड़े थे। उन्होंने सोफिया को अंदर आते देखा, बैग देखा, और इससे पहले कि यह हो पाता वह समझ गए कि क्या होने वाला है, क्योंकि 2 बजे रसोई में हुई बातचीत ने उन्हें उस बच्ची के बारे में कुछ सिखाया था कि सोफिया बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करती है, कि हर हरकत उस सटीकता से परिकलित की गई थी जैसे कोई जिसने सीखा है कि गरीबों के जीवन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कविता आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर फोन काट दिया। उन्होंने सोफिया को हॉल में बैग के साथ खड़े देखा। और यह बच्ची यहां क्या कर रही है? मेरी मां झूठ नहीं बोलती, सोफिया ने कहा। शब्द बच्ची के मुंह से एक स्पष्टता के साथ निकला
जिसने कविता को वाक्य के बीच में रोक दिया। यह चिल्लाहट नहीं थी, यह चुनौती नहीं थी, यह 7 साल की बच्ची की आवाज थी, जिसने इस पल को अपने दिमाग में 87 बार अभ्यास किया था। पुल की दीवार पर हर निशान के लिए एक बार, हर रात के लिए एक बार, जब उसने बैग को अपनी छाती से कसकर दबाया, यह सोचते हुए कि क्या वह कभी इसे सही व्यक्ति के सामने खोल पाएगी। सोफिया केंद्र मेज तक चली गई, बैग मेज पर रखा, उसे खोला और रसीदें निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें एक एक करके दोनों हाथों से निकाला, उसी कोमलता से जैसे महत्वपूर्ण चीजें निकाली जाती हैं। जल्दी से नहीं, अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे, सावधानी से, हर कागज को कांच की मेज पर उस गंभीरता के साथ रखते हुए जैसे कोई न्यायाधीश की मेज पर सबूत रख रहा हो। 6 रसीदें, 6 15 दिन, 4 में मुड़े हुए 6 कागजात, जो एक प्लास्टिक बैग के अंदर एक बच्ची के हाथों में पुल के नीचे 3 महीने तक जीवित रहे थे, जिसने उनकी रक्षा की जैसे दूसरे बच्चे अपने पसंदीदा खिलौने की रक्षा करते हैं। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, सोफिया ने दृढ़ आवाज में और कविता पर टिकी आंखों से कहा। मेरी माँ ने कभी झूठ नहीं बोला, मेरी माँ ने कभी चोरी नहीं की। यहां सबूत है। कविता ने रसीदों को देखा। उनका चेहरा 2 सेकंड में 3 अभिव्यक्तियों से गुजरा। भ्रम, पहचान और घबराहट। भ्रम, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 7 साल की बच्ची के पास दस्तावेज होंगे। पहचान, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक रसीद पर अपनी लिखावट देखी, राशि, तिथि, लक्ष्मी के हस्ताक्षर, जिसे उन्होंने हर 15 दिन में उनसे तब हस्ताक्षर करवाती थीं जब वह उनका हक अदा करती थीं। और घबराहट, क्योंकि उन्होंने उस पल समझा कि मेज पर जो था वह सबूत था जो मौजूद नहीं होना चाहिए था, वह सबूत जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि मौजूद नहीं है। क्योंकि पुल के नीचे रहते हुए कौन रसीदें रखता है? लक्ष्मी रखती थी। लक्ष्मी हर कागज रखती थी जो उन्हें दिया जाता था, क्योंकि जो महिला बिना किसी चीज के बड़ी हुई है वह सीखती है कि कागजात गरीबों के पास अमीरों के शब्द के खिलाफ एकमात्र बचाव होते हैं। और उन्होंने उन्हें सोफिया को दिया, क्योंकि सोफिया सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थी, जिसे वह जानती थीं, किसी भी वयस्क से अधिक भरोसेमंद, किसी भी बैंक से अधिक भरोसेमंद, किसी भी बंद दराज से अधिक भरोसेमंद। क्योंकि सोफिया 7 साल की थीं और उस जानवर की क्रूरता थी जो जीवन के साथ सौंपे गए की रक्षा करता है। कविता ने रसीदों की ओर हाथ बढ़ाया, एक तेज, सहज हरकत, किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ जो सबूत को गायब करना चाहता है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन रमेश तेज थे। उन्होंने कविता के छूने से पहले कागजात पर हाथ रखा, उन्हें मेज से उठाया और जेब से फोन निकाला। उन्होंने प्रत्येक को, सभी 6 को, एक एक करके तारीख दिखाई देते हुए, राशि दिखाई देते हुए, कविता की लिखावट दिखाई देते हुए, लक्ष्मी के हस्ताक्षर दिखाई देते हुए फोटो खींचे। 6 तस्वीरें जो स्वचालित रूप से क्लाउड में सहेजी गईं और जिन्हें अब हटाया, फाड़ा या नकारा नहीं जा सकता था। 36 रुपये। रमेश ने फोन रखते हुए और कविता को एक शांति से देखते हुए कहा, जो किसी भी चिल्लाहट से अधिक विनाशकारी थी। 6 15 दिन, 6 रुपये, जो आपने हर बार छीन लिए। 36 रुपये, जो आपने एक ऐसी महिला से चुराए जो 12 कमाती है, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसका कोई पति नहीं है, जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसके पास यह काम के अलावा कुछ नहीं है। 36 रुपये, जो आपने जापूपन में अपने डिनर और अपने बैग और अपने सैलून के लिए इस्तेमाल किए, जबकि वह एक कोट से ढके बच्चे के साथ एक गत्ते के डिब्बे में पुल के नीचे सो रही थी, क्योंकि उसके पास कंबल नहीं था। कविता ने जवाब नहीं दिया। उनका हाथ अभी भी मेज की ओर फैला हुआ था, जहां अब कोई रसीद नहीं थी, और मुंह थोड़ा खुला हुआ था, और आंखें रमेश और सोफिया और दरवाजे और सीढ़ियों के बीच घूम रही थीं, एक ऐसे रास्ते की तलाश कर रही थीं जो मौजूद नहीं था। क्योंकि जब सत्य के पास सबूत होते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। और जब उसने तुमसे पूछा कि क्यों, रमेश ने जारी रखा, तो तुमने उसे धमकी दी। तुमने उससे कहा कि अगर वह बात करेगी तो तुम उसे भगा दोगी और मुझे बताओगी कि उसने चोरी की है। तुमने उसे डर से चुप करा दिया। तुमने उसे चुप रहने और सड़क पर रहने या बोलने और काम खोने के बीच चयन करने दिया, और वह चुप रही।
वह 3 महीने तक चुप रही। वह चुप रही जबकि उसके बच्चे गत्ते पर सो रहे थे और ठंडी रोटियां खा रहे थे। वह चुप रही जबकि वह मेरी रसोई में मेरी बेटी को बोतल परोसते हुए भूख से बेहोश हो गई। लिविंग रूम शांत था। उस प्रकार की चुप्पी जो सतानत और बैलन पर आज के बाद, सत्य द्वारा सारी जगह लेने के बाद मौजूद होती है और कुछ और के लिए कोई जगह नहीं बचती है। सोफिया अभी भी मेज के बगल में खड़ी थीं, हाथ किनारों पर और नजर कविता पर टिकी हुई थीं। घृणा के बिना, प्रतिशोध के बिना, एक ऐसी बच्ची की अभिव्यक्ति के साथ जिसने अभी अभी अपना एकमात्र मिशन पूरा किया है और जो अब इंतजार कर रही है कि सच्चाई के साथ क्या होता है जब उसके पास आखिरकार सबूत होता है। लक्ष्मी दरवाजे पर दिखाई दी। वह माथेव को गोद में लिए और एकलव्य को अपनी पैंट से पकड़े हुए दरवाजे के फ्रेम में खड़ी थीं और आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था क्योंकि उन्होंने रसोई से सब कुछ सुना था। सोफिया का हर शब्द, रमेश की हर संख्या, कविता की हर चुप्पी और उनके चेहरे पर जो था वह शर्म या डर नहीं था बल्कि कुछ ऐसा था जिसे लक्ष्मी ने 3 महीनों में खुद को महसूस करने की अनुमति नहीं दी थी। वह भावना कि कोई उन्हें देख रहा है। कविता ने लक्ष्मी को देखा। उन्होंने उस महिला को देखा जिससे उन्होंने 36 रुपये चुराए थे, एक बच्चे को गोद में लिए और एक बच्चे को अपने पैर से पकड़े हुए दरवाजे पर खड़ी थीं, और वे कपड़े जो हमेशा साफ थे और वह गरिमा जो हमेशा बरकरार थी। और जो कविता के चेहरे पर गुजरा वह पश्चाताप नहीं था, वह किसी ऐसे व्यक्ति की असुविधा थी जो खुद को उस व्यक्ति की आंखों में प्रतिबिंबित देखता है जिसे उसने नुकसान पहुंचाया है और जो नजर नहीं मिला सकता है। कल मेरा वकील आएगा, रमेश ने कहा। तुम हर पैसा वापस करोगी और तुम जो कुछ भी तुम्हें करना होगा उस पर हस्ताक्षर करोगी। तुम आज जा रही हो। कविता बिना जवाब दिए सीढ़ियों पर चढ़ गईं, 2 सूटकेस पैक किए, एक टैक्सी बुलाई और रविवार को सुबह 11 बजे लोहे के गेट वाले महल से बाहर निकल गईं, उसी दरवाजे से जिससे वह 8 साल पहले आई थीं। सिवाय इसके कि इस बार कोई भी उन्हें दरवाजे तक साथ नहीं गया, किसी ने उनके सूटकेस नहीं उठाए और किसी ने उन्हें अलविदा नहीं कहा। ट्रिप्लैट्स यह नहीं समझे कि उनकी मां सूटकेस के साथ क्यों गईं। रमेश ने उन्हें बताया कि मां को कुछ दिन बाहर जाने की जरूरत है। अर्जुन ने पूछा कि क्या लक्ष्मी और बच्चे रहेंगे। रमेश ने कहा हाँ, और अर्जुन ने एकलव्य का हाथ पकड़ा और उसे लिविंग रूम की ओर खींचा और उससे कहा, आओ मैं तुम्हें अपनी कारी दिखाता हूं। 4 साल के बच्चे की सहजता से जिसके लिए चीजें सरल हैं, जो लोग रहते हैं वे ही मायने रखते हैं। उस दोपहर 6 बच्चे लिविंग रूम में एक साथ इकट्ठे हुए। ट्रिप्लैट्स ने एकलव्य को वे खिलौने दिखाए जो उनके पास थे और एकलव्य उन्हें उसी अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था जिसके साथ उसने गर्म पानी को देखा था। उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो खोज रहा है कि ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें दूसरे बच्चे मान लेते हैं। सोफिया इमली को गोद में लिए सोफे पर बैठ गईं और उन्हें एक कहानी सुनाई, उस धैर्य के साथ जो एक बच्ची में होता है जिसने सालों से अपने भाइयों को कहानियां सुनाई हैं और जो अपने बच्चों और उधार लिए गए भाइयों के बीच अंतर नहीं करती है। और माथेव लिविंग रूम के फर्श पर लुढ़कती एक गेंद का पीछा करता रहा जिसे सांतियागो बार बार लुढ़काता रहा, और हर बार जब माथेव उसे पकड़ता सांतियागो ताली बजाता और माथेव उस बच्चे की हंसी से हंसता था जो घरों को ऐसी चीज से भर देती है जिसे फर्नीचर, पर्दे और संगमरमर के फर्श नहीं भर सकते। रमेश ने उन्हें लिविंग रूम के दरवाजे से देखा। 6 बच्चे, 3 जिनके पास सब कुछ था और 3 जिनके पास कुछ नहीं था, फर्श पर एक साथ खेल रहे थे जैसे कि कोई अंतर मौजूद नहीं था, क्योंकि बच्चों के लिए अंतर मौजूद नहीं होता है। अंतर वयस्कों का एक आविष्कार है जिसे बच्चों ने अभी तक देखना नहीं सीखा है। उस रात जब सभी 6 सो रहे थे, रमेश रसोई में नीचे गए। लक्ष्मी वहीं बैठी थीं, उसी बेंच पर जहां सोफिया पिछली रात बैग लेकर बैठी थीं, हाथ काउंटर पर और आंखें खिड़की से बगीचे को देख रही थीं, और कोट उनके पैरों पर मुड़ा हुआ था क्योंकि माथेव अब बिस्तर में सो रहा था और उसे कोट की जरूरत नहीं थी। लेकिन लक्ष्मी ने फिर भी उसे ऊपर रखा, वही पुराना घिसा हुआ कोट
जिसकी अब किसी को ढकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब कंबल और छत और दीवारें थीं। लक्ष्मी इसे वैसे ही रखती थी। कभी कभी वह थोड़ी देर के लिए माथेव को सोते हुए देखते हुए कोट पर हाथ रखकर रुक जाती थी, और अगर किसी ने उनसे पूछा होता कि वह इसे क्यों रखती हैं, तो वह कहती कि आदत के कारण। लेकिन यह आदत नहीं थी, यह स्मृति थी। 87 रातों की स्मृति, जब वह कोट उनके बेटे और ठंड के बीच एकमात्र चीज थी, और कोट को बच्चे के शरीर पर धीरे 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 दोनों हाथों से कपड़े को चिकना करने का कार्य लक्ष्मी का खुद को याद दिलाने का तरीका था कि वे कहाँ से आए हैं, ताकि वे कभी न भूलें कि यहाँ तक पहुँचने में क्या लागत आई। रमेश हर हफ्ते ट्रिपलेट्स के साथ जाते थे। 6 बच्चे नीले घर के आंगन में उसी सहजता से खेलते थे जैसे उन्होंने पहली बार बांद्रा महल के लिविंग रूम में खेला था, बिना अंतर किए, बिना मापे, बिना यह गणना किए कि किसके पास अधिक है और किसके पास कम है, क्योंकि बच्चे इस कैलकुलेटर के साथ पैदा नहीं होते हैं और वे इसे तभी प्राप्त करते हैं जब वयस्क इसे स्थापित करते हैं। अर्जुन ने एकलव्य को कॉलोनी के फुटपाथ पर साइकिल चलाना सिखाया। इमली और सोफिया ने एक गुप्त भाषा ईजाद की जिसे केवल वे ही समझती थीं। सांतियागो माथेव को तब तक चेहरे दिखाता रहा जब तक बच्चा हंसने नहीं लगा, उस बच्चे की हंसी से जो घरों को ऐसी चीजें से भर देती है जिसे फर्नीचर और पर्दे और संगमरमर के फर्श नहीं भर सकते। और लक्ष्मी महल में काम करती रहीं, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थीं। वह 7 बजे आती थीं, 4 बजे निकलती थीं। रमेश ने उनके कार्यक्रम को समायोजित किया ताकि वह अपने बच्चों को स्कूल से उठा सकें, और ट्रिपलेट्स हर सुबह उनका स्वागत उसी खुशी से करते थे जैसे हमेशा करते थे, क्योंकि उनके लिए लक्ष्मी नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह व्यक्ति थीं जो उनकी देखभाल करती थीं, जो हर किसी को पसंद आने वाले तरीके से फल काटती थीं, जो जानती थीं कि इमली को गुनगुने दूध की जरूरत है और सांतियागो को मधुमक्खियों से डर लगता है, और अर्जुन कुछ भी हरा नहीं खाता था जब तक कि लक्ष्मी उसे इतना छोटा न काट दें कि वह दिखाई न दे। लक्ष्मी उन बच्चों के बारे में सब कुछ जानती थी, वह हमेशा से जानती थी। अंतर यह था कि अब कोई और भी जानता था। महल की दूसरी मंजिल के डेस्क पर, उस दराज में जहां रमेश पहले सुपरमार्केट के बिल और आपूर्तिकर्ताओं के अनुबंध रखते थे, अब एक ऐसी वस्तु थी जो किसी भी लेखांकन श्रेणी से संबंधित नहीं थी। यह एक छोटा कुचला हुआ गत्ते का डिब्बा था जिसके कोने मुड़े हुए थे और एक तरफ नमी का एक निशान और अभी भी नीचे चिपका हुआ अखबार था। वह डिब्बा जिसमें माथेव ने पुल के नीचे 87 रातें मिठी नदी पर सोई थीं। रमेश ने पुल से वह डिब्बा तब उठाया जब वह बचे हुए सामान को लेने गए थे। उन्होंने उसे साफ किया, उसे रखा और भीतरी ढक्कन पर एक तस्वीर चिपका दी जो लक्ष्मी ने उन्हें एक रविवार को फोन पर भेजी थी। 6 बच्चे नीले घर के आंगन में बैठे थे, बाड़ के निचले हिस्से से पैर लटके हुए थे और बगल वालों के कंधों पर हाथ थे। सोफिया एक कोने में अपने गंभीर चेहरे के साथ और माथेव दूसरी तरफ अर्जुन की गोद में, और बीच के 4 बच्चे मुस्कुरा रहे थे। उन बच्चों की मुस्कान जो नहीं जानते कि उनकी तस्वीर खींची जा रही है और इसलिए वे सच में मुस्कुराते हैं। तस्वीर के नीचे अपनी लिखावट से रमेश ने लिखा, जो मैंने नहीं देखा उसे कभी न भूलने के लिए।